Hello everyone, welcome to online economics class. Student, this is revision video on chapter number 1, the story of village पालमपुर. इस चैप्टर में हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को स्टडी किया और हमने समझा कि क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं. इसमें हमने 3 फैक्टर्स को स्टडी किया, लैंड, कैपिटल और लेबर. फिर हमने ये भी स्टडी है कि कैसे पर्टिकुलर लैंड के ऊपर या फिक्स्ड लैंड के ऊपर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जा सकता है. साथ में हमने थ्रू द हाइपोथेटिकल विलेज ये भी समझने की कोशिश की कि भाई जो रूरल एरिया है इंडिया का, वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के फार्मर्स हैं, मतलब स्मॉल फार्मर्स भी हैं और बिग फार्मर्स भी हैं. तो ये जो स्मॉल फार्मर्स हैं या बिग फार्मर्स हैं, तो ये लोग कैसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को अरेंज करते हैं. तो अब चलिए बात करते हैं सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स की. सो स्टूडेंट्स, सपोज करते हैं कि कोई फार्मर है और वो वीट को प्रोड्यूस करता है. अब वीट को उसने प्रोडक्शन कैसे किया? बाय यूजिंग द 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, है ना. और लैंड के साथ उसने 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ किया. अब जो हार्वेस्टेड के टाइम उसका प्रोडक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है. वो इस वीट का जितना पार्ट उसको कंजप्शन के लिए नीड है उसको अपने पास रख के जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको मार्केट में सेल कर देगा. तो जो प्रोडक्शन का एक्स्ट्रा पार्ट होता है और जिसको फार्मर मार्केट में सेल करता है, दैट इज़ नोन एज सरप्लस. उसको क्या कहते हैं? दैट इज़ नोन एज सरप्लस. सो स्मॉल फार्मर्स लाइक सविता और गोविंद, जो हमने अभी स्टडी किया था इस चैप्टर में, एक स्मॉल फार्मर सविता थी और गोविंद का, कि उनके पास बहुत कम सरप्लस वीट होगा, कि ठीक है ना, क्योंकि उनकी जो टोटल प्रोडक्शन है वो बहुत छोटी है. सो इसलिए वो बहुत कम पार्ट अपने पास रखते हैं और बहुत कम पार्ट ही वो मार्केट के अंदर सेल कर पाते हैं. वहीं पर अगर हम बात करें बिग फार्मर की या लार्ज फार्मर की, जैसे तेजपाल सिंह है, तो उसके पास 350 क्विंटल सरप्लस है और वो उसने अपने जो लैंड है उससे प्रोड्यूस किया है. अब वो इस प्रोडक्शन को जो नियर बाई मार्केट है राजगंज, उसमें सेल करेगा और उससे उसकी अर्निंग होगी. अब इस अर्निंग का क्या करेगा? वो इस अर्निंग को अपने बैंक अकाउंट में रख सकता है और साथ में इसको फ्यूचर में फिर जो और फार्मर्स हैं या स्मॉल फार्मर्स हैं या लैंडलेस लेबरर्स हैं, उनको एज ए लैंडिंग या बोरोइंग देने के काम आ सकता है वो पैसा. और क्या कर सकता है जो तेजपाल सिंह है भाई, उसने प्लान किया है कि वो नेक्स्ट सीज़न के अंदर एक ट्रैक्टर परचेज़ करेगा. जो ट्रैक्टर है वो उसकी फिक्स्ड कैपिटल को इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि वो एक तरह से मशीनरी में काउंट होगी, उसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, तो ये इसकी फिक्स्ड कैपिटल है. नाउ तेजपाल सिंह की तरह ही जितने लार्ज और मीडियम फार्मर्स हैं, वो जो सरप्लस अर्न करते हैं अपने फार्म प्रोडक्ट्स के, वो इस पैसे से डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं और साथ में डिफरेंट फार्मिंग टूल्स को अरेंज करते हैं. कुछ लोग कैटल्स परचेज़ करते हैं, कुछ ट्रक्स परचेज़ करते हैं और कुछ शॉप्स वगैरह बिल्ड करते हैं. तो ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं. अब जो मैंने आपको सरप्लस वाला पार्ट बताया, इसके थ्रू हम ये यहाँ पर कुछ टेबल गिवन हैं, इसको भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं. देखिए, इसमें एक एग्जांपल दिया है फार्मर 1 का. उसमें बताया कि उसकी प्रोडक्शन 100 है और कंजप्शन कितना है 40. तो जो सरप्लस हुआ वो प्रोडक्शन में से कंजप्शन को माइनस किया, वो सरप्लस बचा. अब इस सरप्लस को क्या करेगा फार्मर? मार्केट में सेल कर देगा. तो 60 क्या हुई? उसकी कैपिटल हो गई, उसकी सेविंग हो गई, जो नेक्स्ट ईयर में एज ए कैपिटल यूज़ कर सकता है, क्योंकि उसने कंजप्शन के लिए तो अपने पास वीट को सेव कर ही लिया है. अब क्या होगा? जब उसने कैपिटल जो है नेक्स्ट फार्मिंग सीज़न में उसके पास कैपिटल थी, तो उसने उस कैपिटल का इन्वेस्टमेंट किया, तो उसकी जो प्रोडक्शन थी वो इंक्रीज़ हो गई. अब पहले 100 हुई थी, इस ईयर उसने ज़्यादा अच्छे मशीन्स यूज़ किए, ज़्यादा अच्छे सीड्स यूज़ किए, तो उसकी जो प्रोडक्शन थी वो इंक्रीज़ हो गई 120. कंजप्शन अभी भी उतना ही है 40. तो यहाँ पर जो सरप्लस बचेगा वो बचेगा 80. सरप्लस 80 इंक्रीज़ हो गया, तो नेक्स्ट ईयर जो कैपिटल होगी वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी, दैट इज़ आल्सो 80. अब उसकी कैपिटल उसके पास ज़्यादा हो गई है, तो अब वो और अच्छी मशीन्स यूज़ करेगा और अच्छे पेस्टिसाइड्स यूज़ करेगा, तो हो सकता है उसकी जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो गई 140 हो जाए. अब कंजप्शन अभी भी 40 है,
तो उसकी जो सरप्लस बचेगा कितना बचेगा 100, तो उसकी इनकम कितनी हो जाएगी 100। तो अगर आप ये देखेंगे कि है ईच एंड एवरी ईयर जो बिग फार्मर है उसकी जो कैपिटल है वो इंक्रीज़ होती जा रही है ना। तो ये एक एग्जांपल है एक फार्मर का जो हमने बिग फार्मर का लिया है। बिग फार्मर की जो कैपिटल है वो इंक्रीज होती चली जाती है क्योंकि उसके पास हर एक सीज़न में कैपिटल अवेलेबल होती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जिससे वो हाईली मशीन्स यूज़ करता है, अच्छे HYV सीड्स यूज़ करता है और साथ में अच्छे पेस्टिसाइड्स और बेटर इरिगेशन करता है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि फार्मर है जिसके जिसके पास लेस पीस ऑफ लैंड है, तो उसकी प्रोडक्शन 80 है, कंजप्शन उसका भी 40 है। सो उसकी जो सरप्लस बचेगी 40 बचेगी और नेक्स्ट ईयर के लिए कैपिटल जो होगी वो 40 होगी। अब 40 के अकॉर्डिंग उसकी प्रोडक्शन चलो हमने सपोज़ किया कि इंक्रीज़ हो जाती है और इंक्रीज़ होती है वो 90, तो 90 के अकॉर्डिंग फिर सरप्लस कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। और सरप्लस 50 होने के बाद जो कैपिटल बचेगी वो 50 बचेगी। तो 50 जब कैपिटल है तो उसके पास इतना ज़्यादा कैपिटल भी नहीं है, इंक्रीज़ हो रही है, तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर वो फिर 90 ही प्रोड्यूस करे, तो 50 देन अगेन 50। ये एक मीडियम फार्मर को शो कर रहा है। और मीडियम फार्मर को क्या शो कर रहा है कि उसके पास कैपिटल तो अवेलेबल होती है लेकिन वो इतनी ही होती है कि वो उससे अपना नेक्स्ट फार्मिंग जो नेक्स्ट सीज़न है उसमें फार्मिंग के लिए कैपिटल यूज़ कर सकता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं स्मॉल फार्मर का। स्मॉल फार्मर की प्रोडक्शन हुई 60, कंजप्शन है 40, अब उसके पास सरप्लस बचा 20, ठीक है। अब इस सरप्लस में से उसके पास जो कैपिटल है नेक्स्ट ईयर के लिए 20 है। अब जो सोइंग सीजन होता है, हार्वेस्टिंग सीजन होता है, उसके बीच में बहुत बड़ा गैप होता है, तो जो ये कैपिटल उसके पास है नेक्स्ट ईयर के लिए ये उसकी वहीं ख़त्म हो जाती है ना। साथ में हो सकता है कि उसने ऑलरेडी जो है बोरोइंग की हुई है, तो बोरोइंग को अगर वो देता है तो उसके पास ज़ीरो ज़ीरो बचता है, तो नेक्स्ट ईयर के लिए उसके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई पैसा नहीं है। तो अगेन क्या करेगा वो फिर दोबारा बोरिंग करेगा। सपोज़ करो उसने फिर 20 की कैपिटल की बोरिंग की, अब 20 लगाने के बाद उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होगी, उसकी प्रोडक्शन कितनी हो जाएगी 40 की होगी। अब 40 की प्रोडक्शन में क्योंकि उसने लेस कैपिटल इन्वेस्ट किया है तो 40 की प्रोडक्शन होगी और 40 कंजप्शन है, तो सरप्लस के पास बचेगा ज़ीरो। अभी भी क्या है उसकी बोरोइंग है 20 ही। अब वो अगेन बोरिंग करेगा तो बोरिंग पहले 20 थी, ये 20 होके 40 हो जाती है, तो प्रोडक्शन फिर भी उसकी 40 ही है क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर सके, तो सरप्लस उसके पास नहीं बचता है। और साथ में उसकी जो बोरोइंग है वो ईच एंड एवरी ईयर इंक्रीज होती चली जाती है और इसे ही डेब्ट ट्रैप भी कहते हैं। तो ये कंडीशन वो आती है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होने की वजह से जो स्मॉल फार्मर है उसे अपने पीस ऑफ लैंड प्लॉट ऑफ लैंड को सेल करना पड़ जाता है। तो ये हमने समझा कि भाई सरप्लस आइटम्स या सरप्लस जो होता है, जो प्रोडक्शन होती है, वो किन बड़े फार्मर्स के पास सरप्लस होती है जिससे उनकी अर्निंग इंक्रीज होती है, और जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं उनके पास कभी कभी सरप्लस नहीं होती है, सिर्फ वो इतना ही प्रोड्यूस कर पाते हैं जिससे वो अपना कंजप्शन कर सके। अब बात करते हैं कि नॉन फार्म एक्टिविटीज़ हम ये सजेस्ट करते हैं या गवर्नमेंट सजेस्ट करती है जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो फार्मिंग के साथ साथ अदर नॉन फार्म एक्टिविटीज़ भी करें जिससे जो इनकी इनकम है वो इंक्रीज़ हो सके, और अगर इनकम उनकी इंक्रीज़ होगी तो उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी इंक्रीज़ होगा। सो वो सजेशन क्या हो सकती है, जैसे नंबर 1 है डेयरी। तो ये डेयरी एक कॉमन एक्टिविटी है क्योंकि ये रिलेटेड प्राइमरी सेक्टर से ही क्योंकि ये एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड है, और एग्रीकल्चर के साथ साथ डेयरी को साथ में किया जा सकता है। जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो अपने फील्ड्स में डिफरेंट ऐसी क्रॉप को प्रोड्यूस कर सकते हैं जिनको डेयरी में यूज़ कर सकते हैं फॉर द फीडिंग टू द बुफेलोज एंड काउज। नंबर 2 इसमें दिया हुआ है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चर। तो हमने स्टडी किया कि भाई जो आपके पालमपुर के अंदर भी है जैगरी का प्रोडक्शन है, और तो ये स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में आती है, जिसमें मिश्री लाल का एग्जांपल दिया हुआ है कि मिश्री लाल हैज़ परचेज्ड ए मैकेनिकल शुगर केन क्रशिंग मशीन रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड हैज़ सेट इट अप ऑन द फील्ड। तो मिश्री लाल की जब इनकम इंक्रीज़ हुई तो उसने अब जो है नई शुगर क्रश मशीन परचेज़ कर ली है जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, और पहले जो शुगर केन क्रशिंग थी वो बुलक्स के बैल के थ्रू होती थी। सो बट पीपल प्रीफर टू डू इट बाई मशीन्स दीज डेज। So Misrilal has buy sugar cane from the other farmers
एंड प्रोसेस इट इनटू जैगरी, गुड़ बनाता है इसका, और द जैगरी इज़ देन सोल्ड टू द ट्रेडर्स एट शाहपुर। इन द प्रोसेस मिश्री लाल मेक्स ए स्मॉल प्रॉफिट। तो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आ जाता है आपका, या स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो ये भी दूसरी तरीके की नॉन फार्म एक्टिविटी हुई। नंबर थर्ड जो है वो द शॉपकीपर इन पालमपुर से हैं। ये हमने स्टडी किया कि शॉपकीपर्स भी हैं, कि आप इसको स्टडी कर लेना कि इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है, कि पालमपुर में शॉपकीपर्स हैं जिसमें वेरियस गुड्स एंड होलसेल मार्केट भी है। और इस तरह की मार्केट सब जगह होती है, वो एग्जांपल दे सकते हैं जिसमें डिफरेंट गुड्स मिलता है। जैसे वाइड रेंज ऑफ आइटम्स होती है, राइस है, व्हीट है, शुगर है, टी है, बिस्किट, सोप, टूथपेस्ट, बैटरीज, कैंडल्स, नोटबुक्स, पेन, पेंसिल, सम क्लॉथ। तो ये इन चीज़ों की सारी शॉप्स होती हैं। तो ये भी एक अलग एक्टिविटी हो जाती है फार्म, मतलब जो एग्रीकल्चर है उससे हटके। नंबर 4 है ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट भी एक फास्ट डेवलपिंग सेक्टर है, क्योंकि जब इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज़ होगी किसी भी रूरल एरियाज़ के अंदर, तो वो ज़्यादा अटैच होगा नियर बाई टाउन से, नियर बाई विलेजेस से। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जब स्पीड अप होंगी तो ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन की नीड होगी, और ट्रांसपोर्टेशन की नीड को फुलफ़िल करने के लिए डिफरेंट ट्रांसपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट होगी। अब इसमें दिया हुआ है कि जो पालमपुर है वो पहले से ही राजगंज के साथ रिक्शा वाला और तंगे वाला, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर एंड पीपल ड्राइविंग द ट्रेडिशनल बुलक कार्ट एंड बोगी आर पीपल इन ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। ये पीपल हैं जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में। तो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट भी जो है एक तरह का एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे रहा है रूरल एरियाज़ के अंदर। ठीक है, तो ये वो एक्टिविटीज़ थी जो हम सजेस्ट कर सकते हैं। तो इसके अलावा भी अगर कोई आपको लगता है कि नॉन फार्म एक्टिविटीज़ हैं जो रूरल एरियाज़ में की जा सकती है, और उनको जो स्मॉल फार्मर्स हैं या लैंडलेस लेबरर्स हैं वो उनकी जो लाइवलीहुड है उसको सपोर्ट करेगी, तो वो सारी एक्टिविटीज़ हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं। सो ये आपका चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन आंसर्स मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, वो सारे स्टूडेंट्स क्लियर कर लेंगे। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 यहाँ तक आपका सारा वर्क कंप्लीट होना चाहिए, और नेक्स्ट वीक्स में हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट, थैंक यू।